हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई ए एफ डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की क्लास। जो हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मैं ज़्यादा इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें ज़्यादा डीप नहीं आता, क्योंकि इसमें प्राक इतिहास आदि ये सब तो बच्चों वाली चीज़ हो गई। हमें जो अपने काम हमको आपको जो पढ़ाना है वो है हड़प्पा सभ्यता। हम आज उसी को लेकर आपकी ये नई टॉपिक चलने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये हमारी देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो ये प्राक इतिहास है पहला, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो पहला प्राक इतिहास है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला है परंतु लिखित साक्ष्य न होने के कारण वह प्राक इतिहास कहलाता है। जैसे औजार हो गया, बस्ती हो गया, अस्थियाँ हो गई, इन सब के दोस्तों साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, तो ये प्राक इतिहास कहलाएगा। ठीक, और दूसरा है आदि इतिहास। ठीक है, आदि इतिहास क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो और लिखित साक्ष्य भी मिला हो, परंतु जो लिखित साक्ष्य मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वह आदि इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे जैसे हड़प्पा काल हो गया। ठीक है, और तीसरा बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल किसी का जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य भी मिला हो और तथा उसे पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे बौद्ध, जैन और महाजनपद काल, इसके आगे जितने भी हैं वो सारे पढ़े जा चुके हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा की, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो यह पहली सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। ठीक है, इसे आदि इतिहास में रखा गया है, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें पुरातात्विक खुदाई भी मिली है, लेख अभिलेख भी मिले हैं और साहित्यिक ग्रंथ भी मिले हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब इसकी लिपि की बात करते हैं। तो इसकी लिपि थी दोस्तों, वो भाव चित्रात्मक थी। उसके संकेत में, मतलब वो संकेत में बात उनकी लिपि थी। जैसे उनके कहाँ क्या मिले हैं जो संकेत थे, उसके ईंट मिले हैं दोस्तों, मनके मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, अधिकांश जो है मुहरे मिले। तो मुहर जो होती थी वो होती थी सेलखड़ी की। सेलखड़ी कोई धातु नहीं होती थी, वो मिट्टी की ही होती थी। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मिला है दोस्तों यूं आकार की मछली के चित्र मिले हैं इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके लिखने के तरीके पर। तो ये बाएं से इनकी जो लिखने की शैली होती है, कुछ लोग कहते हैं बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, कुछ लोग कहते हैं दाएं से बाएं पढ़ी जाती है। ठीक है, लेकिन हम क्या मानेंगे? दोनों मानेंगे। ठीक है, क्यों भाई दोनों हम मानेंगे? क्योंकि हमें तो ना तो ये पता है कि वो बाएं से दाएं पढ़ी जाती है या दाएं से बाएं, जब भाई से पढ़ा ही नहीं जा सका तो उसमें हम क्या बताएं कि कैसे लिखा है। तो इससे क्या कहते हैं दोस्तों? जब ब्रुस्टोफेदन शैली कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी शैली थी, तो वो थी ब्रुस्टोफेदन शैली। ठीक है, या ब्रुस्टोफेदन शैली कहाँ पे पाई जाती है? तो वो हड़प्पा सभ्यता में। अब इस कुछ नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हवांगो नदी घाटी है जो चीन में है, उसे चीन की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा कहाँ पे है दोस्तों इस समय प्रेजेंट में? पाकिस्तान में। ठीक है, और तीसरा है दजला फरात घाटी, जिसे मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, वो इराक में विकसित हुई थी। ठीक है, और चौथा है नील नदी सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा इन सभी में सबसे बड़ी व विकसित थी। ठीक है, सबसे बड़ी थी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी व विकसित थी, और इसमें भारत के प्रौद्योगिकी स्थलों की खोजने का कार्य। तो दोस्तों इसके बाद पहले थोड़ा हम कहानी पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है, जब अपना देश आज़ाद है, शायद 1920 या 1921 की बात है, तो जो पाकिस्तान में जो हड़प्पा है, सिंध नदी के आसपास रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। उसमें ईंट कम पड़ गए दोस्तों, ईंट पहले बिछाई जाती थी ईंट की। जब ईंट कम पड़ गए तो उन्होंने अपने मज़दूरों से कहा कि ईंट लाओ, तो वहाँ पे देखे वो दीवार खड़ी थी, तो उन्होंने वो दीवार को खोद डाला। उनको भाई मज़दूर हैं, उनको कितना दिमाग होगा। वो गए जब उसको, तो दीवार को तोड़ दिए। फिर उसमें जो देखे ईंटें बड़े बड़े, उसको ले के देखे, तो जो इनका एक बॉस होता है जो उन काम कराता है, वो देखा वो ईंटें। फिर उसने क्या किया, उसने तुरंत काम वहाँ पे क्या कर दिया, रुकवा दिया। तो उसने तुरंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सूचित किया। तो उसके महानिदेशक थे दोस्तों जॉन मार्शल थे। उन्होंने फिर दयाराम साहनी को भेजा। उन्होंने ही हड़प्पा के बारे में खोज की, फिर खुदाई उदाई की, तो उनको पता चला कि ये एक कुछ कोई ईंट ऊँट की दीवार नहीं, ये एक सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियाँ फिर मिलती हैं। तो अगर
आपके एग्जाम पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था दोस्तों, उसके सर्वप्रथम जो हेड थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, ठीक है। ये भी यहाँ एग्जाम में आता है आपके। तो फिर और मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, इसकी खोज 1922 में हुई थी, जिसे किए थे राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। अब इसके थोड़ा नामकरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसे क्या बोला जाता है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला इसे बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों, क्योंकि हड़प्पा में मिला था। तो दूसरा है सिंधु सभ्यता, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो था सिंधु नदी के बगल में पाया गया था, इसलिए सिंधु नदी की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी भाई दोस्तों इसे कहा जाता है। क्यों सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती तो विलुप्त हो गई। जी हाँ, सरस्वती तो विलुप्त हो गई, लेकिन उस समय मौजूद थी। तो इसे क्योंकि इसकी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 40 बस्तियाँ मिली थी। 1947 तक 40 बस्तियाँ थे और वर्तमान में 1500 से अधिक इसकी बस्तियाँ खोजी जा चुकी हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की घाटी सभ्यता क्योंकि भाई 1100 से अधिक बस्तियाँ सिंधु नदियों के आसपास मिले हैं। कुछ सिंधु नदी के, कुछ गंगा के आसपास घाटियों में मिले, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी दोस्तों कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि तांबा और टीन में मिला के ये लोग कांसा बनाते थे, तो इसे सबसे पहले इन्होंने कांसा का प्रयोग किया, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इन्हें कहा जाता है। और इसमें प्रथम नगरीय क्रांति यहाँ पे हुई थी दोस्तों, जिसमें नगरों का उदय हुआ, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसके कार्यक्रम या काल निर्धारण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रेडियो कार्बन विधि 114 के अनुसार इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पूर्ण हड़प्पाई चरण, ये लगभग 350 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व की बात है, 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ठीक। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई चरण, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और तीसरा है उत्तरी हड़प्पाई चरण, वो 1900 से 1300 ईस्वी में तक है। परंतु C14 के अनुसार जो कार्बन डेटिंग होती है उसके अनुसार 2350 BC से 1750 BC इसका माना गया है कि इसकी, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि हड़प्पा की खोज, हड़प्पा कब से कब तक था, तो 2350 से 1750 इसका कार्यकाल था। सिंधु सभ्यता के कुछ लोग, इसके भी बहुत मत हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोग थे, कुछ लोग कहते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, जो सिंधु में आने वाली पहली प्रजाति थी, वो मध्य भारत से आई थी, ठीक है। वो मध्य भारत में जाकर बसी। और दूसरा है भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरियन बोला जाता है। मेडिटेरियन सी भी एक, ये दक्षिण भारत के निर्माता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर वो मंगोलायड थे तो हिमालयी क्षेत्र से आए थे, ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों अल्पाइन, ये मध्य एवं निम्न गंगा के थे, जो आज भी मौजूद हैं। ये सभी, इन सभी के अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं, इसके आधार पे इसे बताया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हड़प्पा का उद्भव के बारे में, ठीक है। हड़प्पा का उद्भव, तो इसमें 2 मत मिले हैं दोस्तों, एक देसी और विदेशी। मेसोपोटामिया से कुछ लोगों ने कहा, मार्टिनल विलर थे और गार्डिन चाइल्ड थे, मैके थे, इन लोगों ने कहा कि हड़प्पा जो है वो मेसोपोटामिया की नकल थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। फिर हमने भी भाई अपने मत रखे इसके, और इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हड़प्पा के स्थानीय क्षेत्रों से एक चबूतरा मिला है, जिसे जिगुरात कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, जिगुरात। आप देखिए चबूतरा मैंने बना भी दिया है, यह जिगुरात कहते हैं। जो मेसोपोटामिया अन्नागर जो मिला है, जिसमें सामान रखा जाता है, जिसमें अनाज रखा जाता है, उसे अन्नागर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों वहाँ मेसोपोटामिया में भी मिले और हड़प्पा में भी मिले, इसलिए इसे कहा। तो हमने भी कहा, हम थोड़ा अंतर भी हमने थोड़ा कहा कि भाई हम लोग नकल नहीं करते किसी की, बल्कि तुम लोग हमारी नकल करते हो, तो इसी के आधार पे हमने बांट दिया, ठीक है। इसके तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत मज़ेदार कहानी। आधार जो था वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा, ठीक है। इसके तीनों के हम अलग अलग कर रहे हैं। जो भाई इसके लिपि के बारे में अगर बात किए तो मेसोपोटामिया में इसके कीला अक्षर थे, इसकी जो लिपि थी, और हड़प्पा में भाव चित्रात्मक थी। अगर नगर नियोजन की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया कम विकसित थी, हड़प्पा अधिक विकसित थी। और अगर ईंट की बात की जाए तो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंट का प्रयोग होता था, हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और पूजा भवन की अगर बात करें तो वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त है मेसोपोटामिया में, और हड़प्पा में साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि यहाँ पे पूजा होता था या नहीं, तो साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है।
अगर मुहर की बात की जाए तो वहाँ पे बेलनाकार मुहर मिली है मेसोपोटामिया में, और हड़प्पा में चौकोर मिली है। आप देखेंगे हम बना दिया है चौकोर। और अब हम ताम्र पाषाणिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसी संस्कृत की। तो किसे कौन सी संस्कृत बोला जाता है, तो बलूचिस्तान जो है दोस्तों पाकिस्तान में, उसे कुल्ली नाल संस्कृत भी बोला जाता है। और राजस्थान में जो मिला है उसे सोथी संस्कृत कहा जाता है। चनहूदड़ों में झूकर झाकर संस्कृत कहा जाता है। और हड़प्पा को या सिंध को सिंधु नदी की सभ्यता या सिंधु संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की। तो सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति जो थी, सोथी संस्कृति का राजस्थान में और ये हड़प्पा पाकिस्तान में। तो इसमें एक चीज़ जो है वो समान मिली है। इसमें एक बर्तन मिला है जिसे गागरा या मटका बोलते हैं, उसमें रस्सी की और पत्तियों की डिजाइन मिली है। तो इसमें ये सामान मिले हैं। ठीक है, और इसके भौगोलिक विस्तार की हम बात करें तो इसका जो स्वरूप है दोस्तों वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, कैसे त्रिकोण में था ऐसे। और इसके 1500 से अधिक इसके बस्तियाँ मिली हैं। इसे पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला था, लेकिन अब वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है। आज़ादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में हुई है। भारत में कहाँ दोस्तों, गुजरात में 80% से ज़्यादा खुदाई हुई है। वो भी कहाँ पे, सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास। अभी हमने बताया कि जो सरस्वती नदी थी वो विलुप्त हो गई, उसकी सहायक नदियाँ भी कुछ हैं, वहीं पे इसकी मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्र के आधार पर विस्तार की। ठीक है, ये आता है ना, क्रम लगाइए क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला है मोहनजोदारो, आप बताइएगा। और दूसरा अगर पूछ ले तो हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी और धौलावीरा। ठीक है, कौन सा, मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा। दोस्तों इसकी ट्रिक है एक जो है महाराधा। माँ से मोहनजोदाड़ो, हा से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी और धा से धौलावीरा। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, अगर पूरे पे इसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार के बारे में थोड़ा मैं आप क्रम में लगाइए तो आप क्या है महाराधा याद कर लीजिए बस। माँ से मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी, धा से धौलावीरा। ठीक है, और हाल ही की खोजों के अनुसार राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल खोजा गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब हम हड़प्पा की सभ्यता की विशेषताएं बताएंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इतिहास पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब हम उसको कहानी की तरह पढ़ें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये याद होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है कि इतिहास को हम कैसे समझें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक बना लीजिए आप याद करने की। ठीक है, हम आप इसकी विशेषताएं हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इसी तरह शेयर करते रहिए। अब सबसे मेन बात दोस्तों, ये हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम आपको कई पार्ट्स में पढ़ाएंगे। ये 2 पार्ट लगेंगे। ये पहला पार्ट मान लीजिए आज हो गया और दूसरा पार्ट हम कल आपको लाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वंश के बारे में, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, इस सभी वंश को धीरे धीरे करके हम क्रम वाइज पूरा प्राचीन इतिहास या एशियन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आएंगे मेडुअल में, आधुनिक में। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए हम कल मिलते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो